नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना से महामारी से निपटने की। देश में कोरोना का कहर जारी है और अब रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हुए। कल शुक्रवार को भी देश में 3.32 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए थे। बढ़ते मामलों के बीच कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। साथ ही कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से लोग काफी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि किसी को थोड़ा सा बुखार या फिर जुकाम हो जाता है तो वो लोग तुरंत अस्पतालों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में हम इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को वे उपाय, वो नुस्खे बताएं, ताकि साथ ही साथ आप क्या सावधानी बरतें जिससे कि आप कोरोना संक्रमण से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इसके लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स का पैनल है, जिससे आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। हमारे साथ डॉक्टर से पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर नीरज कुमार जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाकी डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नीरज जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीरज, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, अब तो नया स्ट्रेन भी सामने आ गया है। एक सवाल आप लोगों के जहन में इस वक्त बना हुआ है, जो अगर सिम्टम्स आपके निगेटिव हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो क्या करें? सेल्फ आइसोलेशन। एक शब्द में, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, अगर आपके सिम्टम है और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अच्छी बात है कि आपको अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए। जो गाइडलाइन है सेल्फ आइसोलेशन ट्रीटमेंट की, उसको फॉलो कीजिए। उसमें दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, जिंकोविट, कैल्शियम एंड कैल्सिलोल सेशे, ये 5-6 दवाई का एक अप्रूव्ड एक प्रोटोकॉल है। आप उसको फॉलो करिए, घर में रहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। साथ ही साथ डॉक्टर नीरज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए ये वायरस कितना खतरनाक है? कि कोई भी पेशेंट जिसको किसी भी तरह की कोई कॉमोर्बिडिटी है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, रीनल डिजीज हो, कैंसर हो, लीवर डिजीज हो, किसी भी कॉमोर्बिडिटी में ये वायरस ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कोई भी पेशेंट, चाहे वो हमारा हार्ट का हो या किसी और दूसरी बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए उसको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, उस कंडीशंस में आपको अपने आप को ज्यादा बचाना है, क्योंकि आपके अंदर ज्यादा ही आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आपकी बॉडी जो है दवाई और बीमारी की वजह से पहले ही डिप्लीटेड होता है, तो आपको उस कंडीशंस में ज्यादा बचाव करना है, ज्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी देखा गया डॉक्टर नीरज जी की लगातार कुछ लोगों में सिम्टम्स जो हैं वो तो नज़र आते हैं, उनको जुकाम हो रहा है, उनको बुखार भी आता है, लेकिन जब वो टेस्ट कराने पहुंचते हैं तो रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ जाती है। ऐसे में वे लोग क्या करें? ऐसे में दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है, हम जिस किसी पेशेंट को सिम्टम्स हैं और उनका रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, तो इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं कि या तो वो पेशेंट हो सकता है कोई नॉर्मल वायरल बुखार या कुछ ऐसे बीमारी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो पेशेंट अभी इंक्यूबेशन पीरियड में हो। इंक्यूबेशन पीरियड में जैसे कि आज इनिशियली सिम्टम्स आए हैं और इससे पहले कि हो सकता है 2 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करें तो पॉजिटिव आ जाए। तो इंक्यूबेशन पीरियड एक समय होता है जब जो बीमारी जिसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, वो आपके शरीर में घुसता है और आपके शरीर में जब लक्षण आते हैं
उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो वायरस अभी आपके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड में हो, तो 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आपको पॉजिटिव हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में करना ये है कि आपको जैसे ही सिम्टम्स आए, आपने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट आपकी निगेटिव आती है, तो उस कंडीशन में ये बुखार आपका 2-3 दिन में उतर जाना चाहिए। जो सिम्टम्स हैं वो बाय द टाइम आपके रिड्यूस होने चाहिए, कम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप 3 दिन बाद, 2 दिन बाद रिपोर्ट को दोबारा रिपीट करा लें। मैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आजकल जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी कभी कभी निगेटिव आती है सिम्टम्स होने के बाद भी, तो HRCT टेस्ट स्कैन जो है वो कितना कारगर है? देखिए, एक तो ये कि जो RT-PCR है उसका जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी सब मिलाकर के है करीब 70 to 80% है। यानी कि 100 में से 20% को होगा लेकिन वो रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। एक तो ये, दूसरा आजकल बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो हो सकता है कि कई बार लैब टेक्नीशियन होते हैं उतने कुशल नहीं होते हैं वो सैंपल ठीक से नहीं, जैसे डॉक्टर नीरज ने कहा इंक्यूबेशन पीरियड है, या पता लगा कि ओरोफेरिंक्स में पीछे जाके ना लिया या नेजोफेरिंक्स में ऊपर जाके ना लिया, बाहर से ले लिया, तो वो निगेटिव आएगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर नीरज ने कहा कि अगर हमें तेज बुखार के साथ गले में सिम्टम है, लूज मोशंस हैं और कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं, तो इसको प्रिज्यूम इस क्या कहें सुनामी में अपने को प्रिज्यूम करिए कि मुझे कोविड हो सकता है और सेल्फ आइसोलेशन और जांच कराइए। और वो जो बताया एक रूटीन में जो नियमित दवाएं हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, सभी जानते हैं, उनका ले लीजिए। अगर पॉजिटिव आती है तो पूरा इलाज करिए, करीब 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन आइसोलेशन सब करिए। अगर नेगेटिव आती है लेकिन सिम्टम्स हैं, और दूसरा आपने जो सीटी थोरैक्स की बात करी बिल्कुल सही है। आजकल क्या देखा गया है, सिटी स्कैन है उसकी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? नहीं आ रही है जी सर। सर हाँ यस सर, सुन रहा हूँ। सुनाई पड़ रहा है? हाँ सर, सुनाई सर। पड़ रहा है। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार भी जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? आवाज आ रही है। डॉक्टर अरविंद, आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या पानी पीने या खाने से भी जो टेस्ट हैं उनके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। और आप जब भी टेस्ट कराने जाएंगे तो वो उससे प्रभावित नहीं, क्योंकि ये सलाइवा होता है और ये वायरस प्रेजेंट रहता है। अगर वहाँ पर होता है तो वो उसमें आएगा ही टेस्ट में। अगर सही से लिया गया है, सही से स्वैब लिया गया है ओरोफेरिंग से और नेजोफेरिंग से, तो उसमें अगर होगा तो आएगा ही। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है, जो टेस्ट है आरटी-पीसीआर टेस्ट है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% होती है। तो 30% केसेस वो मिस हो सकते हैं हमसे। साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद जी, ये भी देखा गया है कि फॉल्स पॉजिटिव भी एक है। हम फॉल्स पॉजिटिव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता आरटी-पीसीआर में, ये 100% स्पेसिफिक है। इसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं आता है। फॉल्स पॉजिटिव जो ट्रू नॉट कराते हैं उसमें फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन उसमें भी अब जो नई टेक्निक आई है तो उसमें भी एक कंफर्मेटरी होती है RDRP जीन, अगर उससे कराते हैं मेथड से तो उसमें भी उसकी भी स्पेसिफिसिटी 100% हो जाती है। डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद, ये भी देखा गया है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद अगर आप रिकवर कर लेते हैं अपने आप को, उसके बाद अगर टेस्ट कराते हैं फिर से टेस्ट पॉजिटिव आता है, हालांकि सिम्टम्स बिल्कुल नजर नहीं आते, ऐसे में जो पेशेंट होते हैं परेशान हो जाते हैं। नहीं, उसमें अगर ये सिम्टोमेटिक हो गए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वायरस कई बार 1 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है। कई बार जो उसमें डेड वायरस होता है उसको उससे भी पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। बस आप अपने को आइसोलेट करके रखिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी जुड़ गए हैं, ये भी सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ब्रिजेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी?
डॉक्टर ब्रजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज डॉक्टर ब्रजेश तक नहीं पहुंच रही है। हम वापस आएंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, लगातार बच्चों में भी इस वक्त संक्रमण देखा जा रहा है, तो बच्चों के लिए ऐसे कौन से उपाय करें, एहतियात बरतें ताकि बच्चों तक वो ना पहुंचे? कुछ सही कहा। ये जो कोरोना 2 है, जो सेकंड लहर है, इसमें देखा गया कि बच्चे भी इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। और अपने देश में लगभग एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख से ऊपर 5 साल से 15 साल के बीच बच्चे सफर हुए। यंग पॉपुलेशन ज्यादा अफेक्ट हो रही है। और हमने ये देखा कि अरविंद और ये डॉक्टर नीरज विल एग्री विद मी कि इनसे डेथ भी हो रही है यंग पॉपुलेशन में। अभी जैसे हमने देखा, हमारी वाइफ की स्टूडेंट अरमापुर डिग्री कॉलेज में थी, शी मस्ट बी अराउंड 35-40 एंड शी डाइड विद इन 3 days और पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यंग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। यंग मींस 20 to 40, 45। दूसरा, बच्चों में वही प्रिकॉशन हमें बरतने जो बड़ों में, जैसे कि अगर तेज बुखार के साथ बच्चे को गले में खराश या और कोई लक्षण, लूज मोशंस हैं या वो, और बच्चा 5-6 साल से बड़ा है, तो ये कोविड हो सकता है। खासकर घर में बड़े बूढ़े को या और किसी को हुआ है तब भी। तो हमें इसको प्रॉपर मास्क करना है, बच्चे को आइसोलेट कर देना, और बच्चों को दवाइयां देनी है। उसमें कुछ दवाएं नहीं, जैसे आइवरमेक्टिन नहीं देनी है। तो बच्चों की डोज रेगुलेट करके पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर जो देगा उसके हिसाब से लेना है, और उसको भी उसी तरह से आइसोलेट करके उसको भी इसी तरह वॉच करना, पल्स ऑक्सीमीटर से और टेम्परेचर से, जैसे कि हम बड़ों में करते हैं। जी हम वापस आएंगे डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी के पास। डॉक्टर ब्रजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद डॉक्टर ब्रजेश को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम वापस डॉक्टर नीरज कुमार जी के पास आएंगे। डॉक्टर नीरज, जिस तरह से जो ये भी देखा जा रहा है, बहुत सारे जो केसेस आ रहे हैं वो उनके आ रहे हैं जिनकी काफ़ी पुरानी डिसीजेस चल रही हैं, तो उनको लेकर वो क्या एहतियात बरतें जो बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और भी अन्य बीमारियां उनको हैं? ऐसे में देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये हम ना सोचें जो कॉमोर्बिडिटी के साथ लोग हैं केवल उनमें ही कोरोना हो रहा है। सारे पेशेंट, जैसे भी डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला कि यंग पेशेंट्स की तादाद इस बार इतनी ज्यादा है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मेरी कल कुछ सीनियर डॉक्टर से अदर स्टेट्स में बात हो रही थी, मैं भी उनका नाम नहीं लूंगा स्टेट्स का, तो वहां पे उन्होंने बताया है कि उन स्टेट्स में यंगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां के कुछ हॉस्पिटल्स ने ये बोला है, दे हैव डिनाइड, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हम 50-55 के ऊपर के पेशेंट लेंगे ही नहीं। वो 55 साल के नीचे के ही पेशेंट्स ले रहे हैं। यंगर पॉपुलेशन के लिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल को रिजर्व कर दिया है। दे मेड एन इंटरनल कोटा, उन्होंने अपने कोटा बना दिया है कि इतने पेशेंट्स को हम यंगर पेशेंट्स ही लेंगे। तो ये कॉमोर्बिडिटी या यंगर पेशेंट्स, ये लिमिट इस बार नहीं रही है। कोरोना की वेव 1 में ये चीज थी, लेकिन वेव 2 में नहीं है। हाँ, वो बात सही है कि जो पेशेंट्स कॉमोर्बिडिटी के साथ हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनको ज्यादा बचाव की जरूरत है। लेकिन उसमें कहीं भी एक मन के अंदर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम यंग हैं, हम स्वस्थ हैं, आज तक हमने किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, हमने दवाई नहीं खाई, जो एक नॉर्मल होता है कि हमने तो कोई दवाई खाई नहीं, तो ये सब नहीं है। आपको एक अलग प्रिकॉशन ले लीजिए, लेकिन यंग और ओल्ड पेशेंट्स का कोई अंतर नहीं रहा है बीमारी को लेकर। थैंक यू जी। साथ ही साथ एक सवाल और भी है डॉक्टर नीरज जी आपसे, कि जिस तरह से गर्मी का मौसम है, लोग लिक्विड पेय पदार्थ जो होते हैं, ठंडे पदार्थ, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो क्या इस वक्त कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, जो भी ठंडे तरल पदार्थ है, उनसे दूरी बनाए रखें या फिर उनको हम ले सकते हैं? ये समय किसी भी कंफ्यूजन में रहने का नहीं है। इससे क्या होगा कि आप ठंडा पानी पी लेंगे, आपको अगले दिन खांसी होगी, आप सोचेंगे मैंने कल जूस, लस्सी ऐसा कुछ लिया था तो मुझे उसकी वजह से हो रहा है। तो यू विल वेस्ट योर 3 or 4 days, जो मेन आपके प्रीशियस डेज होते हैं, वो आप वेस्ट कर देंगे ये सोचने में कि बुखार कोरोना का नहीं है, हमारा जूस या ठंडे उससे हुआ है। तो इस मौसम में आप नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें लीजिए। इस तरह की कोई भी गलतफहमी मत पालिए। आप जो बहुत लोग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं, जूस भी लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको बुखार, खांसी, जुकाम कुछ भी हो रहा है, तो कंफ्यूज मत करिए कि ये आपके ठंडे पीने की वजह से हो रहा है। आप उसको कोरोना, सब आज की इस कंडीशंस में, इस महामारी में एक नियम है कि अगर कुछ भी खांसी, जुकाम, बुखार को हो रहा है, सबसे पहले आप कोरोना को सस्पेक्ट कीजिए।
हमारे साथ डॉक्टर अरविंद भी जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद, इस वक्त जो फिजिकल एक्टिविटी है बिल्कुल कम हो चुकी है, जिम बंद है, पार्क भी बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में अपने आप को फिट रखने के लिए हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी फिटनेस बरकरार रहे और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो? इसमें फिटनेस से जैसे जो इम्यूनिटी है वो तुरंत बूस्ट नहीं हो जाती है कि आप जो है अभी एक्सरसाइज करने लगे और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप पहले से अगर फिट हैं, पहले से एक्सरसाइज करते रहे हैं, तभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और आप सोचें कि अभी हम अपना फिटनेस करने लगें और हम जो है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो आप अगर पहले से एक्सरसाइज करते रहे हैं, पहले से फिट हैं हर तरह से, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी पहले से। हाँ, इस टाइम पे आपको एक पॉजिटिव माइंड रखने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को घर में ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो इंडोर एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर सकते हैं। जैसे घर पे आप अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो उस पर रनिंग कर सकते हैं। घर में अपना जो और एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि इस समय अपने आप को एक जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग रखने की जरूरत है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, आप डर में जीने लगेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही वीक हो जाएगी। जी, वीरेंद्र त्रिपाठी भी जी हमारे साथ। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार नया स्ट्रेन लोगों को डरा रहा है, पहले दूसरे स्ट्रेन थे, अब और नए स्ट्रेन आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, तो क्या ऐसा भी लगता है ये स्ट्रेन का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा? देखिए, हम एक थोड़ा सा विषम परिस्थिति है जिसमें कि हमें कोविड-19 वायरस के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। धीरे धीरे जैसे सेकेंड वेव आई, यूरोप में पहले आ चुकी, तो इसमें डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट की संभावना है, जिसके कारण से कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, यानी कि एयर में से ये फैल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनका जो नेचर है, बहुरूपिया नेचर जो कहते हैं जिसे हिंदी में, या इसका जो म्यूटेशंस हैं, डबल ट्रिपल म्यूटेशन की संभावना है। और खासकर इंडिया में तो है, बंगाल, पंजाब और ये और उधर से भी। तो कहने का तात्पर्य है इसका व्यवहार, यानी कि लोगों को एज वाइज और इफेक्ट अलग तरीके से कर रहा है। इसका ट्रांसमिशन तो इतना है कि हम लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हफ्ते 10 दिन में डबल हो जाएंगे, 15 दिन में ट्रिपल हो जाएंगे। तो इतनी तेज रफ्तार से जो बढ़ रहा है, ये डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट की वजह से है। और हमारी जो वैक्सीन है, थोड़ा समय कभी कभी लगता है कि शायद हमें वैक्सीन भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ये वैक्सीन कुछ हद तक सभी में कारगर है, लेकिन ऐसा लगता है। थर्ड चीज ये है कि जो यंगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, जैसे कि पहले डॉक्टर नीरज ने बताया कि इसके पहले हम देखते थे यूजुअली ओल्डर पीपल या कोमॉर्बिडिटी वाले, मॉर्टेलिटी भी हो रही है उसमें। ताज्जुब है, मैं सुनता हूं अभी। अच्छा, ऐसे जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा कि इम्यूनिटी 1-2 दिन में नहीं, कि हमने वो आयुर्वेद वाला वो काढ़ा और वो लहसुन और क्या क्या बताते हैं, वो पी लिया तो इम्यूनिटी बढ़ गई। बिल्कुल, एक तो जेनेटिक होती है। देखिए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताते हैं, इम्यूनिटी 1 दिन में नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य है कि इम्यूनिटी का भी असर नहीं पड़ रहा। जैसा डॉक्टर नीरज ने कहा, यंग पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, और यंग पॉपुलेशन में भी 40% 30% निमोनिया है, जो सीटी थोरैक्स क्यों पता लगता है। अब तो उसका इंडेक्स भी हो गया है कि जितना ज्यादा इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा खतरा है। कहने का तात्पर्य है कि म्यूटेशन की वजह से, डबल ट्रिपल म्यूटेशन की वजह से इस बीमारी को हमारे लोग, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। इम्यूनाइज लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, संक्रमण हो रहा है, लेकिन उनमें गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। मुझे याद है हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे सहयोगी, में नाम नहीं लूंगा, कई लोग हो गए जो वैक्सीनेटेड हैं, एक को तो डबल सेकेंड टाइम हुआ है। कहने का तात्पर्य है म्यूटेशन इतनी तेजी से हो रहा है, डबल ट्रिपल, तो हम लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर नीरज ने बिल्कुल सही कहा, यंग पॉपुलेशन, हम घर में देख रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सारे लोग, और दादाजी बच गए, उनको नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज्ड। जी बिल्कुल, बहुत बहुत भी मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो भी परेशान हैं, आखिर वो करें तो क्या करें। डॉक्टर ब्रजेश भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर ब्रजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर ब्रजेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। वापस आएंगे डॉक्टर नीरज कुमार जी के पास।
डॉक्टर नीरज, ये भी देखा गया है कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, लगवाने के फर्स्ट डोज के बाद फिर से वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या ऐसे में दूसरी डोज लें या फिर इंतजार करें? इमीडिएटली देखिए, फर्स्ट डोज के बाद हमारा इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है। इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल है कि फर्स्ट डोज 6 से 8 हफ्ते के बाद सेकंड डोज, और उसको भी वर्क करने के लिए 2 से 3 वीक चाहिए, यानी कि सेकंड डोज के बाद भी लगभग आधा या 1 महीना हमको लगेगा तो उसको इफेक्टिव होने में। कुछ पेशेंट्स में एंटीबॉडी बहुत जल्दी बन जा रही है तो वो लोग इम्यूनाइज हो जा रहे हैं, बट हमको एक जो प्रोटोकॉल के तहत एक गाइडलाइन बनाई गई है उसमें सेकंड डोज के लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद तब ये माना गया कि हम ज्यादा सेफ है, हमारा इम्यूनाइजेशन जो है वो कंप्लीट है। इस बीच में हम कभी भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं कि हमको कोरोना वायरस या कोविड हो जाए। ऐसी कंडीशंस में हम जब कोविड से रिकवर हो जाएंगे उसके बाद ही हम अपना सेकंड डोज इम्यूनाइजेशन कराएंगे। एक्टिव इन्फेक्शन में इम्यूनाइजेशन नहीं कराया जाएगा। जी, साथ ही साथ डॉक्टर नीरज, ये भी देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस है पूरे देश में, तो ऐसा कुछ क्या घर पे रहकर हम कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी या ऐसा कुछ खान पान लाइफ स्टाइल में जो ऑक्सीजन इम्प्रूव हो हमारे साथ? कर सकते हैं। पहली चीज तो हमें इसमें 2 चीजें हैं, हम एकदम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका कम है, आपका 90, 92, 90, 80, 88 के बीच में अगर इस तरह से 90 के नीचे ड्रिप कर रहा है, आप घर में ऑक्सीजन लगा के अपना इलाज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप किसी कोविड फैसिलिटी में अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि तब इसका मतलब है कि आपका जो लंग डैमेज है वो काफ़ी हाई है, तो वो केवल ऑक्सीजन लगाने से ठीक नहीं होगा। दूसरा, वो पेशेंट्स क्या हम नॉर्मल जैसे जिनको कोविड नहीं है या जिनको कोविड हो गया, रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, उन सब के लिए जरूरी है कि वो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज घर में करते रहें। उसमें गहरी सांस खींचना, गहरी सांस खींच कर सांस को रोक लेना। मेडिसाइजर आता है, एक बॉल 3 बॉल सिस्टम होता है, आप उसको करिए। घर में बैठ के गुब्बारा फुला सकते हैं, जोर जोर से हंस सकते हैं, जोर जोर से खांसी करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज होती है। आप जंपिंग कर सकते हैं, आप उठक बैठक कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं तो उल्टा पेट के बल, उससे आप अपने लंग्स को जो है अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका इन केस अगर आप डिजीज हैं या नहीं भी हैं, एटलीस्ट आपकी जो लंग्स हैं वो अच्छे से वर्क करते रहेंगे। दूसरा, आपकी जो मसल्स हैं, जो आपके चेस्ट की मसल्स हैं, वो आपकी ट्यून्ड अप रहेंगी आपका, जिससे कि आप अगर आपको कुछ होता भी है तो वो आपके रेस्पिरेशन में आपकी मदद करती रहेंगी। तो इसमें क्या है कि मसल्स भी हमारी अच्छी रहेंगी, हमारा जो लंग्स है वो भी अच्छा रहेगा। और गर्म पानी की भाप, जैसे बोला गया है कि आपको 3-4 बार लेना ही लेनी है, तो वो जो जिनको इन्फेक्शन है, बीमारी है, वो भी लें, और जो नॉर्मल है वो भी लें तो अच्छा ही है। क्योंकि लॉकडाउन लगभग रेस्ट्रिक्शन हो गया है कि आप अननेसेसरी बाहर ना जाए, तो घर में बैठ के आप ये सब काम कर सकते हैं। जी, एक दर्शक जुड़ गई हमारे साथ, कविता हरदोई से। कविता, अपना सवाल कीजिए। जी सर। हेलो कविता, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी सर, मिल रही है। जी, अपना सवाल कीजिए। जी जी सर, हमको ये पूछना था, जैसे जो व्यक्ति ड्रिंक करते हैं सर, तो क्या वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं कोरोना वाला? जी बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारे दर्शक का सवाल है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन वो ड्रिंक करना छोड़ दें। नंबर 1, लगवा सकते हैं, ड्रिंकिंग कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं, लेकिन ड्रिंकिंग जो है बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है, और उनके अगर ज्यादा ड्रिंक करेंगे तो उनका लिवर वगैरह डैमेज हो सकता है। और लिवर हमारा एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने की फैक्ट्री है, और अगर वो फैक्ट्री ही गड़बड़ है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो वो तुरंत अल्कोहल को छोड़ दें और टीका लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी, हम वापस आएंगे डॉक्टर अरविंद जी के पास। उसके पहले एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस डॉक्टर अरविंद के पास आएंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे और कौन से ऐसे नुस्खे हैं ताकि घर पर रहकर भी सुरक्षित रहा जा सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 3, 4। कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर चीज से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां पर हम लगातार उन सवालों को पूछ रहे हैं अपने डॉक्टर्स पैनल से कि कैसे कोरोना से बचा जाए और कैसे कोरोना से निपटा जाए। हमारे डॉक्टर से पैनल मौजूद हैं, वापस आएंगे डॉक्टर अरविंद जी के पास। डॉक्टर अरविंद, हम ये जानना चाहेंगे, इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो कोरोना से बचाव किया जा सकता है, तो एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए ऐसा क्या खान पान रखें जो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी मैक्सिमम बन पाए? एंटीबॉडीज तो इससे जब भी बनती हैं, या तो आपका वैक्सीनेशन हो या फिर इन्फेक्शन होकर के ठीक हो जाए, जब भी एंटीबॉडी बनती है इसके अगेंस्ट। अदरवाइज हमारे अंदर इसकी एंटीबॉडीज पहले से नहीं है, क्योंकि ये रोग ही नया आया है, तो इसके खिलाफ हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं हो सकती जबकि हम इससे इन्फेक्टेड ना हो या फिर हमारा वैक्सीनेशन की दोनों डोज ना लगें, तब तक हमारे अंदर इसकी एंटीबॉडीज नहीं बन सकती। इससे बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि अभी इस रोग से लड़ने के लिए हमारे पास डेफिनेट कोई दवाई नहीं है जो इस रोग को ठीक कर सके। तो बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। बचाव जब भी हो सकता है जब हम मास्क लगा के रखें हर समय, कभी हम अपना मास्क न खोलें जब कभी हम बाहर जाएं। मास्क को अच्छे से लगाएं। कुछ लोग होते हैं नाक से नीचे मास्क को लगा के रखते हैं, वो सोचे हमारा मास्क लगा हुआ है, लेकिन सारा नाक से अंदर जा रहा है। तो मास्क को नाक के ऊपर अच्छे से लगाएं और उसको अच्छे से सील करें। आजकल ये जो वायरस है ये एयरबॉर्न, इसको क्योंकि ये म्यूटेट हो गया है तो इसको कहते हैं कि एयरबॉर्न भी है ये जी। तो मास्क लगाने के बावजूद भी एक दर्शक जुड़ गई हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात कहिए। क्या होगा कि नाक के ऊपर अच्छे से ये सील हो जाएगा, तो जो इधर उधर से जो हवा अंदर जाती है वो नहीं आ पाएगी, तो इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बचाव ही इसका एकमात्र इलाज है। और बाकी अपना जो खान पान है वो अच्छा रखें। खाने में जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, वो ज़्यादा लें। फलों में आजकल जो सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे कि संतरे हैं और नींबू हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें। और बाकी फल जो दूसरे हैं वो फल ज़्यादा लें डाइट में, और हरी सब्जियां लें जी। एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, बरखा नोएडा से। बरखा, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए बरखा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पूछना है कि मुझे कोविड हुआ था अभी 15 दिन पहले। मैं आइसोलेशन में रही हूँ, आइसोलेशन पीरियड पूरा हो गया, फीवर भी नहीं है, लेकिन गले में हल्की सी खांसी और हल्का सा कफ निकलता है। तो वो कोई क्या प्रॉब्लम है ये, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे। हाँ डॉक्टर नीरज जी, इनका सवाल है कि अभी ये कोविड हुआ था, अब कोविड पीरियड खत्म हो चुका है, अभी भी खराश इनके गले में बनी हुई है, ऐसे में ये क्या करें? आप के जो मेडिकेशंस थे वो तो लगभग कंप्लीट हो गए होंगे,
तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप अपना जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है वो मेंटेन रखिए। अगर आपने सीटी स्कैन कराया है तो आपको मालूम होगा कि आपके लंग्स का डैमेज का स्टेटस क्या था। अगर नहीं भी कराया है तो आप स्टीम इनहेलेशन वो कंटिन्यू करिए। आपका जो डाइट प्लान है वो कंटिन्यू करिए। आप अपना रेस्पिरेटरी जो मसल्स के लिए हमने पहले बताया था आपको एक्सरसाइज करनी है वो आप कंटिन्यू करिए। गर्म पानी की भाप जरूर लेते रहें, क्योंकि ये एक तरह से आपके गले की जो सूजन है उसको कम करने काम करेगा। तो अपने डाइट पे, एक्सरसाइज पे, हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी नेचर और जो एयर है आप उस पर ध्यान दीजिए, तो ये आप इससे जल्दी रिकवर हो सकती है। इसमें परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोगों में कुछ महीने तक भी जो है वो कफिंग चल रही है। वो डिपेंड करता है कि आपके लंग्स का डैमेज कितना हुआ है। अगर आपका डैमेज कम हुआ है तो आपको जल्दी इन समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन आपका डैमेज, अगर आपका सिटी स्कोर ज्यादा रहा है तो हो सकता है आपको कुछ दिन या कुछ हफ्ते या 1-1.5 महीने तक भी आपको इस परेशानी से लड़ना पड़े। लेकिन इसके लिए आपको कोई अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो करिए। अच्छी डाइट, अच्छा खाना, अच्छी हवा, आप इसमें रहेंगे तो ये अच्छी जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, एक दर्शक और जुड़ गए हैं, किशोर वाराणसी से। किशोर, क्या है आपका सवाल? किशोर, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद किशोर तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। हम वापस आएंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार अब ये बच्चों में भी हो रहा है, युवाओं में तो बहुत हो रहा है। अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो ओल्ड सिटीजन हैं उनको नहीं एडमिट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सीनियर सिटीजन हैं वो घर पे आइसोलेट होके किस तरह अपने आप को बेहतर रख पाएं? जी बिल्कुल, आपने सही कि हमने पहले भी कहा था कि बच्चों में भी ये जो हमारा डबल म्यूटेंट जो बंगाल जो म्यूटेशन है खास तौर से वो यंग पॉपुलेशन, उसमें बच्चों को भी हो रहा है। अगर किसी बच्चे को तेज बुखार के साथ लूज मोशंस हो रहे हैं या गले में इस तरह का है तो इसको प्रिजम्पटिव हम समझ लें कि ये हमारा कोविड है। एक तो इसको N95 या अच्छा किस्म का मास्क उसके नाक का, जिसमें नाक से लेके और थोड़ी तक क्या कहते हैं इसको कवर हो, सील हो, उसके नाप का। ये नहीं कि पिताजी का मास्क बच्चे ने पहन लिया। उसको करते हैं आइसोलेट करते हैं, और जो दवाइयां हैं डॉक्टर से पूछ के, या तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई योग डॉक्टर जो कोविड का इलाज करता है उससे पूछ के जो बड़ों वाली दवाइयां कुछ दी जाती, कुछ नहीं दी जाती, उनकी डोज एडजस्ट करी जाती है। और उनको भी हम प्रिकॉशन वैसे ही बरतेंगे जैसे बड़ों में, और उनमें कॉम्प्लिकेशन कम है लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से, जैसे डॉक्टर नीरज ने कहा, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी किसी को हो सकता है। इसलिए हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। चूंकि कोवैक्सीन के डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल में मैं वन ऑफ द को इन्वेस्टिगेटर रहा हूं, तो मुझे याद है कोवैक्सीन लगने के बाद भी या कोई वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमण हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर अभी अरविंद ने कहा कि वैक्सीन हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं देती या 100% बिल्कुल सेफ लेवल नहीं। हाँ, 70 से 80% प्रोटेक्शन है, बाकी को इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन डिजीज नहीं होगी, या सीवियर निमोनिया नहीं होगी, या बहुत ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। जो इम्यूनाइज्ड है पूरा 2 महीने दोनों डोज लगने के 15-20 दिन बाद, जैसा डॉक्टर नीरज का ध्यान रखिए, और तो उनको डिजीज नहीं होगी बड़ी, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। कृपया ध्यान रखें। तो आपको प्रिकॉशन टीके लगाने के बाद भी दोनों रखने पड़ेंगे। जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा कि मास्किंग प्रॉपर, ये नहीं कि 2 दिन मास्क पहना फिर धो करके फिर कर लिया, धोना नहीं है इसको। 1 दिन के बाद दूसरे दिन धूप में सुखा लेना रख के बस, और धोना नहीं है। दूसरा, अगर मास्क में पानी डालें, अगर इसमें पानी छनके निकल जाता है तो ये बेकार मास्क है। जो N95 या सही मास्क होते हैं उनमें पानी नहीं निकलना चाहिए, और जैसा बताया कि सील प्रॉपर होनी चाहिए। साइड से घुस गया या नाक के नीचे कर लिया, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। और सुनिए, अंगोछा, नकाब, चुन्नी, दुपट्टा, कृपया इसको डिस्करेज करें। मैं कतई इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, डिस्करेज करता हूं। ये बिल्कुल गलत तरीका, ये अपने को धोखा देना है। इससे इन्फेक्शन कतई नहीं बचेगा। और हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ जरी ना है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, 6 महीने रिश्तेदारी, मुंडन, 13वीं, शादी, पार्टी, विवाह बिल्कुल भूल जाए जनता। जीवन बचाना है जी, बिल्कुल जीवन बचाना है तो दूरी बनानी होगी, गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अरविंद जयपुर से। अरविंद, अपना सवाल कीजिए।
हेलो जी अरविंद, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्या नाम से जो पेशेंट हार्ट पेशेंट है, अल्सर है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ जो हार्ट पेशेंट है, अल्सर है, जिससे वो वैक्सीन लगवाना चाहता है, तो सर उससे तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होंगे? जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर। हेलो, आपने अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछा था जिसके हार्ट पेशेंट है, अल्सर है, अगर वो वैक्सीन लगवाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे। हम डॉक्टर नीरज जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर नीरज, हमारे दर्शक का सवाल है कि जिनको हार्ट पेशेंट हैं, अल्सर की बीमारी है, क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो उतने समय पे आपके लिए सिम्टोमेटिक नहीं हो, यानी कि वो जैसे आपको हार्ट पेशेंट हैं तो अगर आपको चेस्ट पेन अभी रह रहा है, आपको सीने में दर्द रह रहा है या आपकी सांस पहले से फूल रही है, तो तब तक वैक्सीन ना लगाएं जब तक कि आप थोड़ा सा इसमें इन सब सिम्टम्स में स्टेबल ना हो जाए, आपका चेस्ट पेन रिलीव हो जाए, आपकी सांस ना फूल रही हो, तो तब आप वैक्सीन के लिए जाएं। दूसरा, जो लोग दवाई खा रहे होते हैं, जैसे आपका हार्ट अटैक की दवाई खा रहे हैं या जिसका वाल रिप्लेसमेंट हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए वो जो खून पैदा करने की दवाई अगर खा रहे हैं तो उसके लिए 1-2 कुछ मानक बनाए गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलके वो जांच कराते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके प्लेटलेट्स लेवल बहुत ज़्यादा लो तो नहीं है, आपका पीटीआईएनआर लेवल बहुत हाई तो नहीं है। तो उस कुछ बहुत ही सिंपल सी सावधानियां होती हैं, वो अपने जिस डॉक्टर से भी आप दवाई करा रहे हैं आप उनको बताएंगे तो वो आपके वो बोल देंगे आप लगवा लीजिए। लेकिन थोड़ा सा किसी अपने सीनियर जो आपके जो फैमिली फिजिशियन है या डॉक्टर है उनसे बात करने के बाद, उनसे पूछने के बाद ही आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी हार्म नहीं है। हर पेशेंट, चाहे वो कार्डियक हो, लिवर डिजीज का हो, एब्डोमिनल डिजीज का हो, किसी भी डिजीज का हो, वो सारे पेशेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एकदम सुटेबल पेशेंट्स हैं, आप लगवाइए। लेकिन अपने जिस भी ट्रीटिंग फिजिशियन हैं उनसे बात जरूर कर लीजिए, वो अगर कुछ होगा तो आपको बता दें कि आप थोड़े दिन बाद रुक के लगवाइए। जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं रघुनाथ बांदा से। रघुनाथ, क्या है आपका सवाल? रघुनाथ से संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हैं, किशोर हैं। किशोर वाराणसी से हैं। किशोर, अपना सवाल कीजिए। हेलो सर जी, मैं रघुनाथ बांदा से बोल रहा हूँ। जी मेरा संपर्क टूट गया। रघुनाथ जी, अपनी सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। शायद रघुनाथ से भी हमारा संपर्क टूट गया। वापस आएंगे डॉक्टर नीरज के पास। डॉक्टर नीरज जी, एक ये भी जानना चाहेंगे हम, सभी लोगों में एक भ्रम की स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। क्या कोरोना का जो स्ट्रेन चल रही है, ये पीक टाइम है या फिर ये धीमे से खत्म होगा? अभी इसका पीक नहीं है। ये कई कंडीशन अभी और भी खराब हो सकती है, तो हम इसको सोचें कि ये अभी हम इसके बाद ये हम पीक पे चल रहे हैं या इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अभी पीक पे नहीं पहुंचे हैं, जहां तक हमको लग रहा है पीक इसका आने में शायद 1 महीना या 1.5 महीना भी, 1 महीने के आसपास लग सकता है। उसके बाद ही इसमें कुछ ये है कि हो सकता, इससे हम तो चाहते हैं कि जल्दी पीक आए और जल्दी खत्म हो जाए, बट साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। पीक आने में भी समय है, तो तब तक हमको और तैयारी करनी है और सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल, और सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अभी भी स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, अजय देहरादून से। अजय, क्या है आपका सवाल? अजय, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अजय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। वापस हम अजय, हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे है कि कैसे अब पूरे इतना बड़ा देश है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं कुछ चैनल बाहर के भी देख रहा था, मगर इंडिया के अंदर ऑक्सीजन खत्म होना ये क्या दिखलाता है सर? वो भी 10-15 दिन के अंदर। तो मुझे सर आपसे सवाल चाहिए, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक देश है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैसे खत्म हो सकती है सर? कि बहुत आधी पब्लिक ऑक्सीजन से मर रहा है और डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं आजकल, बताओ। जी बिल्कुल अजय, हम आपकी बात समझते हैं, आपकी पीड़ा समझते हैं, लेकिन सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है
ऑक्सीजन भी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है जिसके लगातार कोशिशें जारी हैं। हम बाकी बुलेटिन में ये खबरें आपको दिखाते रहते हैं। हम वापस आएंगे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, जिस तरह से अब डॉक्टर अभी नीरज बोल रहे थे कि स्थितियां और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या और एहतियात बरते जाएं, क्या तैयारी रखें, कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें? इसमें एक तीन कहते हैं ना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, हम इस तरह से कहते हैं। एक तो ये कि जो मास्किंग वाला, जैसा डॉक्टर अरविंद ने बताया, उसको गंभीरता से लेना पड़ा। अभी भी हमने देखा जो हमारे गरीब लोग हैं या अशिक्षित हैं वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, भीड़ भाड़ में जाकर के वो करते। नंबर एक। दूसरा ये वैक्सीनेशन एक हथियार है। जल्दी से जल्दी हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो 18 साल से ऊपर है इनको वैक्सीनेशन करना। तीसरा, हमें अपनी, जैसे बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल काफी और बनाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। जैसा कि डॉक्टर नीरज ने बताया कि अभी असेंडिंग है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5, 4, यानी कि इसका कभी है। मुझे ये लगता है, जैसा कि कहा, अभी 1 आध महीना लग सकता है पीक पे आने को। अभी असेंडिंग है, असेंडिंग के बाद प्लेटू होगा, इसके बाद धीरे रिग्रेस होगा जैसे कि पहले हुआ था। तो अभी आई एम सॉरी टू से कि स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए सरकार तो कर ही रही तैयारी, इसमें हमारे एनजीओ हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, ये सब आगे आना चाहिए और लोगों को सतर्क रखना चाहिए। और जरा सा भी जैसा बताया कि सिम्टम फीवर हुआ, अगर हाई फीवर के साथ गला खराब या लूज मोशन, या वो आजकल बड़े एटिपिकल मैनिफेस्टेशन है जी, तो जांच करानी चाहिए, आइसोलेट हो जाए, N95 मास्क करके सेल्फ आइसोलेशन, जो वर्ड हमारे डॉक्टर अरविंद ने कहा, इसको समझिए, प्रिज्यूम करें। और सरकार तो कर ही रही है, जनता का भी बहुत सहयोग चाहिए। तो स्थिति बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर नीरज ने कहा कि अभी हम पीक पे भी नहीं पहुंचे हैं और पीक के बाद प्लेटू के बाद फिर डिसेंडिंग। तो बिल्कुल सही कहा, मुझे संभावना है, एक अनुमान है मुझे कि 1 आध महीना लग सकता है ये सेकंड लहर में। जी बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप, माफ कीजिए, एक दर्शक जुड़ गए, प्रदीप आगरा से। प्रदीप, क्या है आपका सवाल? सर, हम डायबिटीज के पेशेंट है, तो आपने ये बोला वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? फिर से सवाल दोहराइए अपना। डायबिटीज के पेशेंट है तो हम अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम आपका सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। हम डॉक्टर अरविंद के पास आएंगे। डॉक्टर अरविंद जी, ये पूछ रहे हैं, ये डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। ये तो आपको जो है बहुत पहले लगवा लेना चाहिए था, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो बहुत रिस्क पे रहते हैं। तो आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था लगवाने, और आप बिल्कुल लगवाइए जा करके। कोई बात नहीं, देर हो गई है सोचने समझने में, तो आपको तुरंत जा करके वैक्सीन लगवाना चाहिए और दूसरी डोज भी टाइमली लगवाना चाहिए, जब भी आपकी इम्यूनिटी इससे हो सकती है, इस रोग से बचाव के लिए। तो और बाकी अपना जो डायबिटीज है वो आप अपना कंट्रोल रखिए, बिल्कुल शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश भी हैं। डॉक्टर ब्रजेश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर ब्रजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम एक दर्शक जुड़ गए हैं, संदीप पीलीभीत से। संदीप, क्या है आपका सवाल? सर, मेरा सवाल है, मेरे पिताजी की आयु 70 साल है और उनको बीपी और पैरालिसिस है, तो मैं उनको वैक्सीन लगवा सकता हूँ? जी, आपका सवाल हम जरूर पूछेंगे। डॉक्टर नीरज, हमारे दर्शक का सवाल है, उनको बीपी है, पैरालिसिस है, क्या वे वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवाइए। पैरालिसिस के लिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें बस जो अगर एंटीकोगुलेशंस मेडिकेशन चल रहे होंगे, आप उनको एक बार अपने फिजिशियन से उनसे बात कर लीजिए, वो उसको चेक कर लेंगे, और अगर कोई ऐसी दवाई है जो कि प्रॉब्लम कर सकती है तो वो उसको मॉनिटर कर लेंगे। लेकिन वैक्सीनेशंस का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी तक नहीं है, आप उसको लगवाइए। जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं, उमेश राजस्थान से। उमेश, क्या है आपका सवाल? हेलो जी उमेश, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है जी, हम ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। खाने पीने में क्या छाछ, दही, इनका सेवन कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, आपका सवाल पूछेंगे हम। डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे आपको। तो लगातार हम अपने इस कार्यक्रम में आपके सवालों को उठा रहे हैं और आप किस तरह से बच सकें, घर पे रहकर आप अपना बचाव कर सकें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्थिति इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और अब ये कोरोना वायरस युवाओं और बच्चों पर भी हावी हो गया है। इसलिए सुरक्षा ही एकमात्र उपाय है। आप मास्क लगाते रहिए और क्राउड से दूरी बनाइए। लक्षण होने पर भी रिपोर्ट निगेटिव तो क्या करें? HRCT टेस्ट कितना कारगर है? क्या पानी पीने या खाने से परीक्षण के परिणाम प्रभावित होते हैं? सभी लक्षण होने के बाद भी निगेटिव रिपोर्ट के पीछे क्या कारण है? फॉल्स पॉजिटिव क्या है? एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अशोक। अशोक, क्या है आपका सवाल? है? अशोक, अपना सवाल कीजिए। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि जुकाम हुआ और बुखार आया, 2 दिन में ठीक हो गया, तो इसके बाद क्या उनका कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है? बिल्कुल, हम आपके सवाल पूछेंगे। डॉक्टर अरविंद, हमारे दर्शक का सवाल है, उनको बुखार हुआ, जुकाम हो गया और फिर ठीक हो गए हैं, क्या अब वो टेस्ट कराएं या ना कराएं? अगर आप ठीक हो गए हैं तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 2 दिन में ही ठीक हो गए। लेकिन आप फिर भी जो प्रिकॉशंस जो इस समय सब लोग ले रहे हैं, जैसे कि मास्क लगाना और बाकी जो कोरोना के जो फैलाने में जो जैसे छींकते समय और ये सब खुले में नहीं छींकना है, मास्क लगाए रखना है, तो ये सब हर समय पालन करना ही करना है इनका। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल मुरादाबाद से। अनिल, क्या है आपका सवाल? अनिल, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कोवैक्सीन दोनों लग सकती है कि दोबारा कोरोना आ सकता है उस पर पेशेंट पे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक, इनका सवाल है, कोवैक्सीन उनको लग चुकी है, क्या उसके बाद भी ये पॉजिटिव हो सकते हैं? नहीं, तो हो सकता है। इसने आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी पूरा जो पालन है, जो कोविड बिहेवियर जिसको बोलते हैं, मास्क लगाना और भीड़ में न जाना, पास खड़े ना होना, ये सब आपको पालन करना है, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 100% सेफ हो गए वैक्सीन लगने के बाद। हाँ, ये हो सकता है कि जो डिजीज की जो सीवियरिटी है वो उतनी ना हो, इन्फेक्शन आपको थोड़ा हो और वो ठीक हो जाए जी, लेकिन आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। बिल्कुल प्रिकॉशन रखने होंगे। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कुणाल राजस्थान से। कुणाल, क्या है आपका सवाल? हेलो जी कुणाल, क्या है आपका सवाल? सर, मेरे अंकल को वैक्सीन लगानी है, तो क्या वो लगा सकते हैं? डायबिटीज के पेशेंट है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, लगातार हम आपके सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से हम ये सवाल पूछेंगे। डॉक्टर हमारे साथ नीरज कुमार जी भी हैं। डॉक्टर नीरज जी, क्या डायबिटीज के पेशेंट हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी बिल्कुल लगवाइए, बिल्कुल देरी मत कीजिए। आप जो है जाइए और जो वो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को पूछते हैं, आपका शुगर लेवल क्या है, आपको क्या बीमारी है, आप जो उनको जरूर बताइएगा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हाई रिस्क इसमें आते हैं तो आपको वैक्सीन पहले लगवानी है। जी, साथ ही साथ डॉक्टर नीरज जी, एक ये भी सवाल है कि आजकल जो ये नया स्ट्रेन है और ज़्यादा खतरनाक है, तो अभी तक जो लोग मास्क घर पे खुद बनाकर मास्क लगाते थे कॉटन के, वे मास्क उपयुक्त हैं या फिर हमें और दूसरे मास्क की तरफ रुख करना चाहिए? अब 3 लेयर मास्क, चाहे वो कपड़े का मास्क जो कि वैसे नॉर्मली N95 अगर आपको मिल जा रहा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसमें भी वो मास्क लगाइए जिसमें कि वाल्व फंक्शन नहीं होता है।
एक वो डब्बी लगी होती है हवा वाली, तो वो वाला मास्क मत लगाइए, आप सिंपल N95 मास्क लगाइए। जिनके लिए पास N95 मास्क नहीं है या वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, आप कपड़े का 3 लेयर मास्क बनाइए, उसको यूज़ करिए। और आज के परिदृश्य में जिस तरह से महामारी अपना एकदम भयानक रूप में है, तो उसमें ये एडवाइस कही की जा रही है और हम लोग उसको खुद भी लगा रहे हैं कि हम लोग डबल मास्क का यूज़ कर रहे हैं। आप डबल कपड़े के मास्क या N95 डबल लगा लीजिए, डबल N95 के ऊपर एक कपड़े का मास्क लगा लीजिए। तो अभी क्या है कि मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, हम जिससे कोरोना से आराम से लड़ सकते हैं और कोरोना को हम हरा सकते हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है। आप सिंगल मास्क या डबल मास्क, प्रॉपर फिटिंग का मास्क, जैसे बार बार बताया गया है, प्रॉपर फिटिंग का मास्क आप यूज़ करिए। आप कपड़े का मास्क लगाते हैं तो उसको धुल के उससे आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन N95 मास्क को आप धुलने की गलती मत कीजिए। उसको धूप में सुखा के या गर्म उसमें रख के ही उसको सैनिटाइज किया जा सकता है। धुलने से N95 मास्क जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। जी, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गौरव कानपुर से। गौरव, क्या है आपका सवाल? जी गौरव, अपना सवाल कीजिए। सर वो हेलो जी गौरव, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं गौरव बात कर रहा हूँ। जी हेलो, अपना सवाल कीजिए गौरव, आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली में कुछ दिन पहले हाल ही में मेरे जॉइंटिस हो गया था, टीबिया हो गया था। हेलो जी, टीबिया हो गया था मेरे, और डॉक्टर से मैंने रिपोर्ट करवाया तो जो क्या बोलते हैं टाइफाइड निकला। और टाइफाइड होने के बाद सर जब टाइफाइड निकला तो मैंने उसका चेकअप कराया, और टाइफाइड के कारण मेरे फीवर आ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोरोना है क्या? इसका कोरोना का तो कोई लक्षण होगा नहीं। जी, हम आपका सवाल का जवाब पूछेंगे, डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछेंगे। और डॉक्टर अरविंद, इनका सवाल है कि इनको कुछ दिन पहले जॉइंटिस हो गया था, उसके बाद रिपोर्ट में टाइफाइड हो गया, उसके बाद क्या इनको कोरोना है, ऐसा ही इनका सोचना है? कोरोना किसी को भी हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर साहब को जो देख रहे हैं उनको दिखाइए। और शायद डॉक्टर अरविंद की आवाज़ हमारे पास नहीं आ पा रही है। तो फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीरज आपका, डॉक्टर अभिषेक आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम सारे दर्शकों का जवाब देने के लिए। तो लगातार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन खतरनाक होता जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स लगातार ये आपसे अपील कर रहे हैं, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, क्राउड से बचिए।